everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर एंड दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर क्योंकि हमने इसके पहले जो 6-7 वीडियो अपलोड करे हैं उसके अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है टिल आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 SN2 जो हेलो अल्केन्स की प्रॉपर्टी है वहाँ तक का पोर्शन हमने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है. अभी हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ इस वीडियो लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त घोषित करेंगे. ठीक है, चलिए. हेलो एरीन्स की जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमारी पढ़नी बाकी थी तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसे कंप्लीट करेंगे. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम सबसे पहले देखते हैं. तो आपको एक बात याद रखनी है कि हेलो एरीन्स यानी कि एरोमेटिक सिस्टम के अंदर यानी कि जो हम बेंजीन कंसिडर कर रहे हैं कोई भी एरोमेटिक सिस्टम के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कम होती है, लेस होती है. क्यों कम होती है तो उसके यहाँ पे आपको रीज़न दिए गए. देखिए, सबसे पहला रीज़न है आपका रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट हम किसे बोलते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं और उस कंजुगेशन में जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ कोई लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ होता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि जो हेलोजन एटम है यानी कि क्लोरीन एटम है, कोई भी हेलोजन एटम आप ले लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. तो ये जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं उसके साथ रेजोनेंस में है. आप ऐसा बोल सकते हैं ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो इस पूरी जो सिचुएशन है उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस. और रेजोनेंस की वजह से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है. क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है. अभी आप देखिए कि ये जो आपके हेलोजन के लोन पेयर है वो इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होगी. ठीक है, अभी कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी रखता है. अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 यानी 3, ये 4 और 5. तो ऐसे तो होगा नहीं. तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर दे देगा. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया. तो यहाँ पे इस तरीके के 4 आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. अभी ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो आपको ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा. अभी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के ऊपर आपके शिफ्ट होंगे. तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा. इस तरीके से आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं. ठीक है, अभी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपने नोटिस किया हो तो ये जो कार्बन है आपका, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ रेड कलर के हाईलाइटर से. देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका कार्बन है, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, देखिए ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला जो क्लोरीन एटम है और ये वाला आपका कार्बन एटम है, इस दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है. ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जब आपका हेलोजन एटम लीव करेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है वो तोड़ना यानी कि ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है. सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हम ब्रेक इजीली नहीं कर सकते एंड दैट इज़ वाई ये जो क्लोरीन है वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ वाई रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होती है, कम देखने को मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम. अभी देखिए हमने हेलो अल्केन में देखा था कि कार्बन एटम जो था वो 3 आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था और एक आपका हेलोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ था. तो अगर कार्बन एटम सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो हम उसे बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज एटम. ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज एक एटम यानी कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना आसान होगा. लेकिन आपका जो हेलोजन एटम है हेलो एरीन्स के अंदर वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ने की वजह से यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन हेलो अल्केन द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन यहाँ पे इज sp3 हाइब्रिडाइज यानी कि ये जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है. वाइल इन केस ऑफ हेलो एरीन्स द कार्बन अटैच टू दी sp2 कार्बन एटम, यहाँ पे sp2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है.
ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, और सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है कि यहाँ पे s कैरेक्टर जो है वो sp3 के कंटेक्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। sp के अंदर आपको 50-50% मिलेगा। s ऑर्बिटल 50% ऑक्यूपाई करती है, p ऑर्बिटल 50% ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। जबकि यहाँ पे sp2 के अंदर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे 50% आपका p होगा, 75% आपका p स्क्वायर ऑक्यूपाई करेगा और 25% आपका होगा। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि sp2 के अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एंड दैट इज़ वाई टाइटली ये जो cx बॉन्ड है आपका वो मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज। ये वाला जो बॉन्ड आपका रहेगा sp2 के साथ जो कार्बन एटम जुड़ा है उसके साथ जो आपका हेलोजन एटम बाउंड हुआ है वो आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन sp3 बाउंड। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इजीली टूटेगा नहीं। दैट इज़ वाई यहाँ से हेलोजन लीव नहीं होगा और उसकी वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कम होगा। ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। अभी इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन का क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ से देखिए, अगर हमने यहाँ से इसको हम सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। देखिए, अगर हमने यहाँ से हेलोजन एटम को लीव करवाया तो ये जो फिनाइल रिंग है वो क्या बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, तभी तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आएगा। ठीक है। और फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो वो कंडीशन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बनती है। In case of haloarenes, the phenyl cation formed as a result of self-ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is not result out, यानी कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज विथ आपकी फिनाइल रिंग होती है वो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है। ठीक है। दैट इज़ वाई इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन की वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे हमने बेस का यूज़ किया है NaOH इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस का सोर्स। ठीक है। हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करवाना है इन द प्लेस ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम यहाँ से निकलेगा और OH एटम यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी OH हम लाएंगे कहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे OH सब्सटीट्यूट होगा। अभी यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि in the presence of electron withdrawing group NO2 at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes। क्या बोला गया है, यहाँ पे आपके लोन पेयर है यानी कि इलेक्ट्रॉन से, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई विड्रॉ कर ले तो ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि आपका NO2 ग्रुप। ठीक है। NO2 ग्रुप जो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है तो ये जो पूरी रिएक्शन है वो बहुत ही ईजीली हो पाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाती है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पे, तो ये वाली जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन हो पाती है। ठीक है। यहाँ पे आपको 3 NO2 ग्रुप लिख के दिया गया है, तो ये वाली सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपको ये बोले कि इन तीनों रिएक्शन में से ये फर्स्ट रिएक्शन, ये आपकी सेकेंड रिएक्शन और ये आपकी थर्ड रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा ईजिली होगी, ज़्यादा फेवरेबल होगी, तो थर्ड वाली सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगी क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएंगे। देन 2 वाला और उसके बाद 1 वाली रिएक्शन होगी। ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म है जो आपको पढ़ के आपके बुक के अंदर दिया गया है ये पूरा, तो आप उसको पढ़ के ईजिली लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो क्या करता है, यहाँ पे उसका जो ये वाला जो बॉन्ड है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये जो OH माइनस आपका न्यूक्लियोफिलिक आपका जो सेंटर है वो यहाँ पे अटैक कर पाएगा, और यहाँ पे अटैक करने की वजह से ये 3 आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एरोमेटिसिटी की वजह से फास्ट स्टेप होगा क्योंकि यहाँ पे आपका NO2 एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्लोरीन एटम लीव कर पाएगा और OH माइनस ईजिली यहाँ पे अटैच हो पाएगा। सिमिलर यहाँ पे ऑर्थो और आपके मेटा आइसोमर की
का आपको मैकेनिज्म दिया गया है। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसी स्पीशीज़ आपकी जो होती है वो अटैक करती है हेलोजन के ऊपर, और हेलोजन लीव करके वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है। Haloarenes undergo usually electrophilic reaction as the benzene rings such as halogenation, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये सारी जो रिएक्शन है आपकी यहाँ पे आपको मेंशन करी है। हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन यानी कि NO2 ग्रुप ऐड होगा, सल्फोनेशन यानी कि SO3H ग्रुप ऐड होगा, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप ऐड होगा, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए। हेलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटेड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम। हेलोजन एटम जो होता है वो कैसा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिए कि एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे विथ क्लोरीन मोलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका पैरा आइसोमर यानी कि यहाँ पे आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, और दूसरे में आपको यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा। ये आपका पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे ही रह रहा है। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का रिमूवल नहीं हो रहा है, यहाँ पे से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देन क्लोरीन। ओके, नाइट्रेशन रिएक्शन को हम किस तरीके से देखेंगे? नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है, तो नाइट्रो ग्रुप के एडिशन के लिए हम HNO3 को यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और यहाँ पे पैरा पे आपका इंक्लूड हो जाएगा। सल्फोनेशन के लिए हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, तो आपको SO3H ग्रुप जो है वो ऑर्थो और यहाँ पे पैरा पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। ओके, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे आपकी होगी, अगर आपको CH3Cl यानी कि आपको मिथाइल ग्रुप एंटर करवाना है तो आपको मिथाइल क्लोराइड का यूज़ करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 विच इज़ अ रिएक्टेंट ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये जो मिथाइल ग्रुप होगा वो आपका ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। जो पैरा पोजीशन पे आपका ग्रुप अटैच होगा वो वाली आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। ओके, यहाँ पे सिंपल एसाइल क्लोराइड का यूज़ किया है, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यह आपका जो COCl ग्रुप है यानी कि CH3 ग्रुप है वो आपका यहाँ पे अटैच होगा ऑर्थो पे, और ये आपका पैरा पे जो है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। चलिए, नेक्स्ट आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज़ योर रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल हमने देखा था हेलो अल्किन के अंदर भी, जहाँ पे हमने सिर्फ देखा था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था कि आपके दो मेटल एटम यूज़ हो रहे थे और दो एटम अल्काइल हैलाइड के यूज़ हो रहे थे। ठीक है, और दो एटम अल्काइल हैलाइड के यूज़ हो रहे थे, तो वो जो दोनों अल्काइल ग्रुप थे वो कंबाइन हो रहे थे एक दूसरे के साथ। अभी इस वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एक आपका एराइल हैलाइड यूज़ होगा, एक आपका अल्काइल हैलाइड यूज़ होगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो आपका हेलोजन एटम है वो रिप्लेस होगा, और R जो है यहाँ पे R जो है वो आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी कि हेलोजन एटम रिमूव होंगे और ये वाला ग्रुप और आपका बेंजीन रिंग दोनों कंबाइंड होके आपको एरोमेटिक आपकी प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन आई एम सॉरी, फिटिक रिएक्शन हम किसे बोलेंगे? एराइल हैलाइड ऑल्सो गिव एनालॉग कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम, यानी कि यहाँ पे आप दो मोलिक्यूल लेंगे सोडियम के, यानी कि आपकी मेटल के दो मोलिक्यूल आप लोगे एराइल हैलाइड के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे जो दो मोलिक्यूल हमने लिए ना एराइल हैलाइड के, तो दो मोलिक्यूल NaX के दूर होंगे और दूसरी जो फिनाइल रिंग है वो इस तरीके से बाउंड हो जाएगी। ठीक है, हमने अगर यहाँ पे दो मोलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के लिए होते तो उसे हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन,
लेकिन अगर हम एराइल हैलाइड के ले रहे हैं, एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन ले रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फिटिक रिएक्शन, ठीक है। और वुड्स फ्रिटिंग में हम क्या करेंगे, एराइल हैलाइड ले लेंगे और अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, तो ये आपका हो गया फिटिक रिएक्शन। चलिए, अभी ये वाला जो पोर्शन है आपका लास्ट वाला, पोली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, वो उसमें से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि डाइक्लोरोमीथेन पोली हेलोजिनेटेड, इट मीन्स कि एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे पोली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि डाइक्लोरोमीथेन यानी कि 2 एटम होंगे आपके क्लोरीन के, तो उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट, प्रिंट रिमूवर के अंदर हम सॉल्वेंट के तौर पर उसे यूज़ करते हैं। एरोसॉल के अंदर हम प्रोपेलेंट की तरह उसे यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट जो होते हैं वो किनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, तो ड्रग्स, आपकी जो भी ड्रग्स होगी उसके मैन्युफैक्चर में हम उसको यूज़ करते हैं। ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट करा है वो आपका सारे आपके जो है वो जो आपको हर्ट करेगा, यानी कि ये वाली जो आपकी ये देखिए यहाँ पे जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है, तो वो आपको हर्ट किस तरीके से करेगा, ठीक है, आपका नुकसान किस तरीके से करेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखा है कि हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंसान के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसको वो हार्म करता है। हियरिंग डिसीज़ हो सकती है आपको, विजन डिसीज़ हो सकती है, म्यूसिया आपको न्यूसिया आपको हो सकता है, ठीक है, नंबनेस हो सकती है आपके फिंगर्स में, टोज में, आपकी जो स्किन है वो रेड हो सकती है, बर्न हो सकती है, और आपकी जो आँखों में कॉर्निया होती है वो बंद हो सकती है। तो ये सारी उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये जो चीज़ है वो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो, आपको सिर्फ पढ़ना है इस चीज़ को और अंडरलाइन करनी है जो आपको लगे कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ट्राइआयोडोमीथेन है जिसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। टेट्राक्लोरो मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, एक एक लाइन में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका ये वाला है, पैरा पैरा डेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइफिनाइल डाइक्लोरो सॉरी पैरा पैरा डेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन के ऊपर आपका क्लोरीन लगा है, यानी कि पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल यानी कि 2 आपकी फिनाइल रिंग है, और ट्राइक्लोरो यानी कि ये 3 क्लोरीन एटम को इन लोगों ने इंडिकेट करा है। और क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम के साथ ये सारे ग्रुप जुड़े हैं, इसे हम बोलेंगे इथेन, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता है दिस इज़ यानी कि डीडीटी जो है वो फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए, उसको रोकने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ड्रग, उसे हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। तो फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड कौन सा है, तो आपका डीडीटी है, ये आपके एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा होने लगा। इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर, मॉस्किटोज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टाइफस यानी कि टाइफॉइड आपका जो डिसीज़ होता है उसके लिए, और मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपके मॉस्किटोज़ होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए डीडीटी का यूज़ ज़्यादा होने लगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है टू फिश, अगर आप पानी में उसको डालोगे तो फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और एब्सोल्युटली उसकी जो फैट सॉल्युबिलिटी है, कंपाउंड द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंडेड द प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। ड्यू टू डीडीटी इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ज़्यादा वो जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती थी। दैट इज़ वाई जो सारे इंसेक्ट यानी कि दूसरे भी जो एनिमल्स है उसको प्रॉब्लम हो रही थी, एंड उसके वजह से इसको कई जगह से बैन करा गया है। तो आपको डीडीटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये जो आपकी फिगर है डीडीटी का फॉर्मूला वो भी आपको पूछा जा सकता है, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीनेटेड फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है, तो आपको डीडीटी का नाम लिखना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट ख़त्म हुआ है। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, आपसे हो पाएंगे डेफिनेटली। अगर किसी भी पोर्शन में इस पूरे पूरे आपके चैप्टर में से आपको किसी भी पोर्शन में कोई भी टाइप की दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को समझने में,
प्लीज़ आप एक बार वापस से विजिट करिए सारे वीडियो लेक्चर्स को, फिर भी नहीं समझ में आएगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उस टॉपिक को, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इन फर्दर लेक्चर्स। सो इसी के साथ हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब इफ़ यू डिडंट येट, एंड यस, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।